रूप में विख्यात भारतवर्ष के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह ने अपनी अपूर्व दूरदृष्टि, कूटनीति और संकल्प शक्ति से देश को आश्वस्ति प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अदम्य इच्छा शक्ति से उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नए आयाम दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को नई दृष्टि दी और उसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में पहचान दी। उनके प्रेरक विचार और ओजस्वी वाणी हमारा पाथेय है। उनसे विनम्र आग्रह है, कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर अमरेंद्र रत्नू जी, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिए कभी नफा नुकसान का नहीं सोचा, ऐसे प्रभात प्रकाशन के भाई प्रभात कुमार जी, श्री पीयूष कुमार जी, श्री आहूजा जी और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भारत प्रेमी भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत आनंद और संतोष के साथ इस सभागार में महाराणा पुस्तक के लोकार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा प्रभात भाई को मैंने आने की हाँ बोलने के बाद दिल्ली के जगत में थोड़ी बात फैलने लगी। कई लोगों के मुझे फोन आए कि आप क्यों जा रहे हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरा चौथा फोन आया तब मैंने उनको एक प्रश्न किया कि मैं क्यों न जाऊं। मगर जिन्होंने मुझे सवाल किया था कि आप क्यों जा रहे हैं, उनको आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं। मैं इस मंच पर आया हूं 800-900 साल की स्वाधीनता की हमारी लड़ाई, जिस लड़ाई के कारण आज भी हम अक्षुण्ण बचे हैं, गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ने में शहीद हुए हजारों करोड़ों लोग, जिन्होंने मृत्यु को बहुत साहसिकता के साथ स्वीकार किया, जिन्होंने कच्ची पल तक अपने परिवार, अपने जीवन, अपने शरीर की न सोची, केवल और केवल ये विचार के साथ कि हजारों साल की बहती हुई संस्कृति के धारा प्रवाह को कोई रोक न पाए और अक्षुण्ण रूप से धारा प्रवाह और हजारों साल तक चलता रहे, इसलिए मुझे मेरा जीवन देना है। इन सबके जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया हूं। वो अमर हुतात्माओं के वो निर्णय की अनुमोदना करने आया हूं कि आज आपकी सैकड़ों साल की लड़ाई के कारण ही भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे विचार बचे भी हैं, संरक्षित भी हुए हैं
संवर्धित भी हुए हैं और विजयी भी हुए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर उमेंद्र रत्न को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ढेर सारे लेख, ढेर सारी किंवदंतियां, ढेर सारे कविताओं को खंगाल कर 1000 साल का सिसोदिया वंश का इतिहास को एकत्रित कर हमारी भावी पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। इससे न जाने कितने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उनका परिचय हमारे गौरवशाली पूर्वजों के साथ होगा और उनके अंदर एक आत्मभान भी जगेगा कि हम किनके वंशज हैं। ये आपका प्रयास निश्चित रूप से विफल नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है जो आपने एक बहुत अहम मोर्चे पर इसको गति देने का प्रयास किया है। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत वर्ष में ही मेवाड़ के वीर महाराणाओं की वीर गाथा आज गद्य रूप में प्रकाशित हो रही है। मित्रों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मुझे बचपन से इतिहास को पढ़ाया गया है। आज डॉक्टर साहब के कारण सिसोदिया वंश का 1000 साल का गौरव गान एक पुस्तक में समाहित कर समाज के सामने रखा है। मगर देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा है। चाहे ठेठ आसाम में ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो, चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण आया तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेरते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है कि सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी स्वीकार नहीं किया।
हमारे यहाँ स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। स बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से ही है। किसी ने पन्ना जाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं है। हम हमारा इतिहास खुद लिख दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना है। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उसे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीख कर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है। कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। और उमेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसमें 1000 साल का इतिहास, बापा रावल से लेकर आज तक का एक गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने कुछ पृष्ठों के अंदर समाहित करने का प्रयास किया। इस पुस्तक को अगर आप बारीकी से देखोगे तो कई चीजें दिखाई पड़ेगी। एक किंवदंतियां थी कि हम अपने सीमित स्वार्थ में बंध कर रहते थे। एक देश कभी था ही नहीं। इस देश के अंदर सब अपने अपने निहित स्वार्थ के अंदर ही जीवन जीते थे। युद्ध लड़े वो भी अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने अभिमान के लिए लड़े। संख्या बल एकत्रित नहीं कर पाए। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा प्रतिहार राजाओं को, नागभट्ट और पुलकेशी को कैसे बापा रावल ने साथ में लेकर इस्लामी आक्रमण को नेस्त नाबूद किया था। सिर्फ 6000 सैनिकों के आधार पर 50,000 से बड़ी अरबों की फौज को दिन में तारे दिखाने का काम वीर बापा रावल ने किया था। वो जन्म से राजवी नहीं थे। और आज इसलिए देश का पश्चिम क्षेत्र आज भी बापा रावल का नाम आते ही बच्चा बच्चा सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनकी स्मृति को अपने आत्मा के साथ जोड़ता है। और बापा रावल का ये जो प्रयास था, इसने 500 साल तक देश की पश्चिमी सीमा से आक्रमण नहीं होने। कोना तो ये भी था, कच्छ वाला कोना भी था, और वहां से कई आक्रमण हुए भी, मगर हर बार उनको वापिस भेजा गया। रावल कुमान का इतिहास भी
यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खोमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेशी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खोमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्य सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक ये गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है। ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई। कई गौरवशाली घटनाओं पर समय की धूल पड़ी थी। उस समय की धूल को ढंग से हटाकर वो घटनाओं की तेजस्विता को 100 लोगों के सामने लाने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा यत्न किया है और मुझे भरोसा है कि इस यत्न से ढेर सारी गलत धारणाएं समाज में से निकल जाएगी। मित्रों, मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त की। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे धीरे कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है,
वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, मैं मानता हूं इसकी शुरुआत है। 1000 साल का इतिहास यहां पर उन्होंने संजोने का काम किया है। कई सारे इतिहासकारों ने छुटपुट प्रयास किया है। किसने सम्राट अमोघ वर्ष पर काम किया, किसने महाराजा गोविंद चंद्र पर काम किया, किसी ने काकतीयों पर काम किया, मगर समग्र राष्ट्र के इतिहास कालखंड के साथ इतिहास के विद्यार्थियों को संशोधन करने के काम में आए ऐसी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया। और इस समय की जरूरियात है। भारत सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं, इतिहास सरकारें जब लिखती है तब कई प्रकार की दिक्कत आती है। इतिहास अगर समाज जीवन के इतिहासकार लिखते हैं तो सत्य ही लिखा जाता है।